चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता और मेरे आज के मेहमान हैं। कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मोदी सरकार के, मोदी कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। ये भी कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत पुराने और घुटे हुए नेता हैं। ये भी कह सकता हूं कि अटल जी के चेले हैं। और चौथी बात ये भी है कि आज की पीढ़ी के गुरु हैं बिल्कुल राजनीति में। कलराज मिश्र जी, लघु और छोटे उद्योगों के मंत्री हैं अभी आप, लेकिन आप बहुत बड़ी राजनीति के गुरु हैं। आपका स्वागत है चलते चलते में। आपके द्वारा जो मेरे प्रति ये सद्भाव व्यक्त किया गया है, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। ये बात सही है कि राजनीतिक क्षेत्र में आने के पूर्व मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक था और प्रचारक के कारण ही राजनीतिक क्षेत्र में आया। मैंने ये शब्द इसलिए कह रहा हूं, प्रचारक एक अपनी आइडियोलॉजी लेके आता है और आइडियोलॉजी ही जीता है, आइडियोलॉजी ही आचरण करता है और आइडियोलॉजी को ही सब कुछ मानकर कार्य करता है और उसी हिसाब से हमने लगातार काम करने का प्रयास किया है। हालांकि आपकी यह सत्ता आ गई है और अच्छी मेजोरिटी आ गई, बहुमत आ गया है, लेकिन वोट तो 31% मिला और यूपी में चाहे आपको 73 सीटें मिल गई, लेकिन बहुत लोग वोट अभी बीजेपी को और संघ को नहीं देते हैं क्योंकि सबके दिल दिमाग में एक शुबा है। जैसे जैसे लोगों को अनुभव होता जा रहा है कि संघ के प्रमुख ऐसे लोगों का या जो बीजेपी के प्रमुख नेतागण हैं, उनके अंदर किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं है, जिसके बारे में लोगों को अनुभूति होती जा रही है, हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज लोगों ने अनुभव किया कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय जो नरेंद्र मोदी हैं, वो नरेंद्र मोदी की दृष्टि की व्यापकता का ही परिणाम है कि आज पूरे देश भर में प्रबल बहुमत के आधार पर हमने सरकार बनाई और उसको मोदी जी ने अपने स्वभाव, व्यक्तित्व और कार्य के आधार पर विश्व के अंदर यह स्थापित किया है कि हम 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। उसमें न तो कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, सब भारतीय हैं, हम सबके प्रतिनिधि हैं। अब इससे बढ़कर के उदाहरण और क्या हो सकता है? लेकिन सब अभी मानते नहीं है इसमें, अगर समय लगेगा। जैसे अटल जी को मानते थे वैसे मानते नहीं है। और ये भी बात सच है कि आपके 73 सीटें जो भी आई पिछले साल, उसका मतलब ये नहीं कि आपको यूपी के राज्य के चुनावों में भी वही सीटें आ जाएंगी। यूपी के राज्य में कुछ और करना पड़ेगा। शेखर जी, मैं इतना कह सकता हूं कि आम जनता को ये लगा कि कोई प्रभावी काम कर सकता है। वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, एक मिनट, कोई प्रभावी काम कर सकता है तो नेतृत्व के रूप में जिसने गुजरात में अनेक प्रकार के कठिनाइयों का सामना किया लेकिन गुजरात का विकास किया, वही प्रभावी तौर पर देश को नेतृत्व भी दे सकता है। और साथ ही साथ जो उसकी पार्टी है, उस पार्टी भी उसी दिशा में विचार करती है जो काम करती है। पार्टी और नेतृत्व दोनों का समुचित सामंजस्य और दोनों के प्रति विश्वसनीयता का भाव जनता ने व्यक्त किया है और इसका अर्थ यह है कि जनता के मन के अंदर लगता है कि मोदी या बीजेपी का नेता तो, और बीजेपी का कौन नेता होगा यूपी में इस बार? हमारे यहां जो काम करने की पद्धति है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर है। लेकिन नेता तो चाहिए ना यूपी में। अभी देखिए जैसे विनय कटियार है, वो भी आपके वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने फिर से मंदिर शुरू कर दिया। देखिए, बात ये जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं, मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, ये पार्टी ने प्रारंभ में ही सुनिश्चित किया था और वो मुद्दे अभी हैं। टुकड़े टुकड़े में इसको लोग बोलते रहते हैं, लेकिन इस समय पार्टी ने एक मिनट, इस समय चूंकि हमने विकास को ही प्रमुख मुद्दा माना है, जनता की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे का ढंग से विकास हो। आप विनय कटियार जी को क्या सलाह देंगे? विनय जी हमारे अच्छे मित्रों में से हैं। हाँ, आपस में मिलेंगे तो मैं यही कहूंगा कि अभी विनय जी परस्पर आपस में विचार विमर्श करते हुए जो भी बातें हो उसको अभिव्यक्त किया जाए। इससे सरकार के कामों से निश्चित रूप से ये बात सही है, लोगों की अटेंशन हटती है। ये बात सही है कि इसके कारण बिना मतलब का विवाद पैदा हो, बिना मतलब का विवाद। समय के आधार पर स्ट्रेटजी के अनुसार चीजें होती हैं और होंगी, इतना मैं विश्वास साथ कह सकता हूं। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि मंदिर एक दिन बनेगा? मेरा देखिए, हर व्यक्ति का जो भी इस देश का रहने वाला है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिबद्धता जाहिर की है और हमारी पार्टी का ये मत है कि मंदिर का निर्माण हो,
लेकिन आम सहमति के आधार पर हो। मंदिर संघर्ष का कारण न बने, मंदिर आपस में बिलगाव का कारण न बने। हालांकि और मंदिर के संघर्ष से एक बार सरकार आ गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए सारा अनुभव के बाद में बोल रहा हूं। इसलिए पार्टी ने तय किया कि परस्पर आम सहमति, ये न्यायालय का फैसला और सब लोग सहमत हो तो पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाकर मुसलमान भी सहमत हों। हाँ, सभी की आप बात करेंगे मुसलमानों से, आप कर रहे हैं? नहीं, हमने बात किया था, पिछले बार भी बात किया था जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो मुझे ये सौभाग्य मिला था। इसलिए और उस समय पूज्य जगदगुरु शंकराचार्य कांचीपुरम ये थे, आए हुए थे वहां अयोध्या में। काफी मुसलमानों से बात हुई थी, और उन मुसलमानों से बात हुई थी जो जमीन स्तरीय मुसलमान हैं, जो घर में उनको पूछा गया था क्या कैसे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यह था कि उनकी कैसी व्यवस्था की जाए। तो उनसे भी सहमति बनाने का उन्होंने प्रयास किया था, बड़े मुसलमानों से भी सहमति बनाने का प्रयास किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रक्रिया हमारी चालू थी और आज भी चालू है। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय कल्याण सिंह ने भी मुसलमानों को बुलाकर आपस में वार्ता की थी। ये वार्ता की प्रक्रिया निरंतर चालू है। लेकिन कलराज जी ये बताएं कि 1992 में जैसे हुआ वो ठीक हुआ या गलत हुआ? वो अवॉइडेबल था, उससे कड़वाहट आई? देखिए, उस समय की परिस्थिति भिन्न प्रकार की थी। उस समय इतनी जबरदस्त भीड़ थी, क्योंकि अटल जी बहुत नाराज थे उस बात से। एक मिनट, भीड़ थी और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई योजना ही नहीं थी कि कोई इसको ध्वस्त कराया जाए। ईमानदारी की बात तो ये थी कि एक सामूहिक एकत्रीकरण के आधार पर सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए कि यहां मंदिर का निर्माण हो। और लेकिन उस समय की सरकार ने कार सेवकों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, लोगों को रोका, जाने नहीं दिया, उसकी एक प्रतिक्रिया जरूर हुई, और उस प्रतिक्रिया का ये परिणाम हुआ जो मैं समझता हूं कि आज का स्वरूप निर्माण किया है। लेकिन कोई योजना बनाकर किसी ने किया ऐसा आपका कहना है, लेकिन आप उस बात से खुश हुए, अच्छा हुआ, या अटल जी की तरह आप भी नाराज हुए? व्यक्तिगत रूप से उससे प्रसन्न नहीं हुए कि ये गलत हुआ? मैं प्रसन्न नहीं हूं उससे। आप प्रसन्न नहीं? तो ये बताएं कि 2002 के बाद बीजेपी यूपी में गायब क्यों हो गई? देखिए, ये कट ऑफ डेट है 2002। हाँ, मैं समझ रहा हूं। ये राजनीतिक दृष्टि से कई परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों के कारण, चूंकि हम सत्ता में रहने के कारण कई चीजें ऐसी हुई जिसके कारण कार्यकर्ताओं को, बाकी के लोगों को लगा कि समुचित तौर पर जैसा उनको स्थान प्राप्त होना चाहिए था, नहीं प्राप्त हुआ। कई चीजों में मूल्यों का क्षरण भी हुआ। लोगों के अंदर जो विश्वसनीयता का भाव पैदा होना चाहिए, आपने भी छोड़ा एक बार, विश्वसनीयता का भाव पैदा होना चाहिए, उस विश्वसनीयता की स्थिति को हम नहीं निर्माण कर सके। आपने भी त्यागपत्र दिया, और जिसके कारण हमारी पराजय हुई। लेकिन आपसे सलाह लेके कुछ किया जाता है कि आपसे बिना पूछे लोग आगे चलते हैं? अब सच बताइएगा। देखिए, कई स्थानों पर कम्युनिकेशन गैप के कारण परेशानी बढ़ती है, और मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि इस समय कम्युनिकेशन गैप ज्यादा है। और क्यों है ये? कार्य की अधिकता होगी, कार्य की व्यस्तता होगी, और कार्य की व्यस्तता, कार्य की अधिकता और उस संबंध में गहराई के साथ गंभीरतापूर्ण विचार करने का अभाव, ये तीन चीजें हैं जिसके कारण कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है। जल्दबाजी लगती है आपको? जल्दबाजी हो रही है पार्टी में कुछ? अब वो जो काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि हमारी रीच अधिक से अधिक स्थानों पर जाए, पहुंच अधिक से अधिक स्थानों पर हो, उस पहुंच के लिए ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम बनाकर, योजना बनाकर जाने की जो स्थिति निर्माण होनी चाहिए, उसमें लग जाने के कारण, अब वो जल्दी कह लीजिए, देरी कह लीजिए, अलग प्रश्न है। आपकी पार्टी में उसके कारण जो बाकी के लोगों के साथ बैठकर विचार करने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए, उसका अभाव हुआ है। वो नहीं हुआ है, अभाव हुआ है। कुछ तानाशाही नहीं हुआ ऐसा नहीं है, अभाव हुआ। कुछ तानाशाही लगती है पार्टी के नेतृत्व में? नहीं। लेकिन आप ये बताएं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिससे लोगों पे असर हुआ है, खास करके गांव के इलाके, जैसे कि ये लैंड एक्विजिशन बिल है, ये किसी और तरीके से लाया जा सकता था अध्यादेश की बजाय? देखिए, सही बात तो ये है कि भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का बदलना है। ये बदलना चाहिए था बहुत पहले, क्योंकि कांग्रेस, बाकी के दल चुनाव के बाद इतने डिमोरलाइज हो गए थे
इससे मौका मिल गया। हाँ, उनको लगने लगा था कि अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं पाएगा, और जब कुछ हो ही नहीं पाएगा तो उनको लगा ये मौका मिल गया, बहाना मिल गया ना। झूठा उन्होंने दुष्प्रचार। इसको अटल जी कैसे करते? मैं समझता हूं कि अटल जी का व्यक्तित्व तो भिन्न प्रकार का था। अब वो किस ढंग से कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये अनिवार्यता उनके भी सामने रहती है। अनिवार्यता उनके भी सामने रहती और राज्यसभा में राज्यसभा में बहुमत नहीं रहता तो शायद उनको भी अध्यादेश लाना पड़ता है, या वो अपोजिशन से बात करके सोनिया जी को बुलाते, किसी को भाई अब गलती हो गई, सबसे मिलकर ठीक कर लो, वो करते ऐसे कि नहीं करते? मैं समझता हूं कि यहां भी लोगों ने किया है, हमारे वेंकैया जी ने भी बात किया है, सबों ने बात किया है और करने की कोशिश कर रहे हैं। अटल जी का व्यक्तित्व भिन्न प्रकार का था। देखिए, अटल जी के व्यक्तित्व को किसी से तुलना करना ठीक नहीं है। आप ये बताएं कि आप वरिष्ठ नेता हैं, एक ऐसा लगता है अभी कि जो वरिष्ठ नेता थे उनको दरकिनार कर दिया गया है, कुछ को तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जिससे मार्गदर्शन लिया नहीं जाता, और कुछ ऐसे जैसे आप हैं कैबिनेट में हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट, इतने भारी भरकम आपको महकमे नहीं दिए गए। तो लगता है कि आपके यहाँ जनरेशनल शिफ्ट हो रही है, पीढ़ी बदल रही है। शेखर जी, मैं इसको दूसरे रूप में लेता हूं। जो हमारे वरिष्ठगण हैं उनको उपेक्षित किया गया, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हम लोग के द्वारा ही तैयार किए गए लोग हैं, जिनके बारे में हम लोग की अपेक्षा कि आगे बढ़े, हम लोग की अपेक्षा के अनुरूप माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी और वरिष्ठ लोग, इन लोगों के अपेक्षा के अनुरूप ही उन नौजवानों को आगे लाया गया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वे नौजवान जो हमारे कैबिनेट में हैं, अपने प्रतिभा और सामर्थ्य के आधार पर उन्होंने एक नई कार्य संस्कृति को विकसित किया है, और जो नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा सहयोगी हो रहा है देश के अंदर भी। अडवाणी जी के पास मार्गदर्शन के लिए तो अब कोई नहीं जाता है। नहीं, बिल्कुल अडवाणी जी के पास हम लोग जाते रहते हैं। आप जाते हैं? नहीं, सभी जाते हैं। और दूसरी बात देखिए, जैसे डॉक्टर जोशी ने भी बोला, गंगा के ऊपर बोला, तो लगता है कि थोड़ा उनको एक रोष है क्योंकि पूछ नहीं रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं। डॉक्टर जोशी योग्य व्यक्तित्व के धनी हैं, बड़े गंभीर चिंतक हैं, और उनको लगा कि जब इस प्रकार का प्रदूषण है तो कैसे होगा। वैज्ञानिक भी है। हाँ, वैज्ञानिक भी है, ये उनके मन में सूक्ष्म बात आई होगी। लेकिन प्रशंसा इस बात की करनी चाहिए कि इन सारी बातों को संज्ञान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने अपने दूरदृष्टि के आधार पर एक नया मंत्रालय खोलकर नमामि गंगे के नाम पर इस दिशा में काम करना शुरू किया है। उमा जी ने बहुत अच्छा कहा, डॉक्टर जोशी जी के जब हिस्सा आया तो उमा जी ने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे वरिष्ठ हैं, डॉक्टर साहब से बैठकर परामर्श कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब का कोई आलोचनात्मक नहीं था। तो डॉक्टर साहब को लगा कि जिस पर प्रदूषण है, अब उनके पास मार्गदर्शन के लिए जाएंगी। मैं सोचता हूं मार्गदर्शन का समय समय हम लोग बात करते रहते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं, लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कोई लेता होगा तो लेना चाहिए। तो बाबरी मस्जिद के समय तो उनकी पीठ पर चढ़ी हुई थी। मेरा कहना, मैं फिर से बात को कहना चाहूंगा, बाबरी मस्जिद ये कोई गिराने की, ढहाने की कोई योजना बना कोई कहता, ऐसा कदापि नहीं है। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने ऐसी प्रतिक्रियात्मक स्थिति पैदा कर दी जिसके कारण कुछ लोगों के अंदर रोष पैदा हुआ, और मुझे तो लगता है कुछ और भी जा सकते हैं लोग, उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो ये मतलब कुछ और इन्फिल्ट्रेशन हो गई होगी, गलत लोग चले गए। अब पता नहीं मैंने, लेकिन भीड़ जबरदस्त थी, क्योंकि भीड़ के कारण नरसिम्हा का ये सोचना था, और उसके कारण 3-3 सरकारें हमारी चली गई। नुकसान हुआ आपको बहुत। उस समय सरकारें चली गई, बात तो सही है। तो नरसिम्हा जी का ये सोचना था कि अडवाणी जी ने मुझे धोखा दिया और इसीलिए बदला लिया, वो जो हवाला वगैरह केस किया उनके ऊपर। नहीं, मैं समझता हूं कि अडवाणी जी के बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से अडवाणी जी को जानता हूं और वहां रहा हूं। मैं अडवाणी जी किस स्थिति में थे मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए नरसिम्हा राव जी ने बहुत उदास थे। हाँ, इससे मैं कह रहा हूं, अटल जी यहाँ थे, अटल जी को यहाँ का छुआ होगा, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने जो ये बात की है ठीक नहीं कही। जाने से पहले एक आप सलाह दीजिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री हैं लेकिन आप उनसे सीनियरिटी में हमारे, देखिए प्रधानमंत्री चाहे कम उम्र के हमसे होंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं, सर्वोपरि हैं। और उनके अंदर में मैं काम कर रहा हूं, इसलिए उनके हर निर्देश का समुचित तौर पर पालन करना, और आवश्यकता प्रतीत होगी तो सामूहिक नहीं तो अलग से उनसे बात करने का प्रयास करना, ये कोशिश करता हूं। कुछ ऐसा है जो बड़े होने के नाते आप सामूहिक भी सब उनको एक आशीर्वाद तो देते ही हैं, लेकिन आप उनको कुछ सलाह भी देना चाहेंगे? नहीं, हमारी बात होती रहती है, और जहां मुझे आवश्यक प्रतीत होता है वहां कहता भी हूं कि अमुक स्थान पर ऐसा होता तो ज्यादा ठीक रहता है।
दूसरा, आपने कहा कि कम्युनिकेशन गैप है। वो कम्युनिकेशन गैप को खास करके कम करने के लिए, खत्म करने के लिए जो पार्टी का नेतृत्व है, बहुत नौजवान नेतृत्व है, उसको आपकी क्या सलाह है? जितना अधिक से अधिक अनौपचारिक रूप से कार्यकर्ताओं का आकलन करते हुए वो उनके योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कैसा उनका उपयोग हो सकता है, उनसे लगातार मिलने का जो कार्यक्रम होता है, ये बड़ा प्रभावी होता है। खास करके वरिष्ठ नेताओं के साथ। हाँ, वरिष्ठ नेता हैं और भी कार्यकर्ता हैं जिनकी प्रतिभा उस प्रकार की है जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उनका सिलेक्शन होना चाहिए, चयनात्मक पद्धति के आधार पर काम आपको करना कभी ये लगता है कि पार्टी ये दिखा रही है कि उसे मेरी जरूरत नहीं है यूपी में? जो नेतृत्व होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, अभी आपको कभी ऐसे लगता है? हाँ, लगता है। और ये बदलना चाहिए। ये बदलने के लिए हमने सुझाव भी दिया है और बदलना तो बहुत आवश्यक है। बगैर इसके बदले हुए जो हम सफलता की उम्मीद करते नहीं प्राप्त होगी। लेकिन ये एक चीज ऐसी है कि अगर किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के मन के अंदर ये बात आ गई कि मेरी उपेक्षा हो रही है, तो आधी ताकत उसकी वहीं खत्म हो जाती है। और जो लोगों को प्रेरित करना चाहता है नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ताकत ही नहीं है। सो अरे जाने दो, जैसा भी हो रहा है। ये अगर भाव पैदा हो गया तो बड़ा खतरनाक और इसको खत्म करना चाहिए। ये नेतृत्व के द्वारा ही खत्म हो सकता है। अमित जी के बारे में कहना चाहूंगा, अमित शाह एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है, बहुत डायनामिक है, प्रधानमंत्री जी के साथ सीधा सीधा संबंध और एक सामंजस्य पैदा करते हैं सरकार और संगठन, क्योंकि ऐसे समय में सरकार और संगठन का समन्वय नहीं होता है और उस समन्वय के अभाव में बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। लेकिन अमित शाह जी के व्यक्तित्व और उनके कार्य को देखते हुए मुझे लगता है उनके स्वभाव में ये चीज है कि बहुत अधिक मिलने वाला हिसाब नहीं रहता है। इस स्वभाव की कमी जरूर है, लेकिन उनके नियत, उनका काम करने का स्वभाव बड़ी उपयुक्त है और इसलिए अमित शाह जी क्रमशः उस स्वभाव में बदल करते जा रहे हैं और आपस में मिलने जुलने की प्रक्रिया को तेज करते जा रहे हैं। और जैसे आपने सुना होगा कि कार्यालय पर सोमवार को बैठने का होता है, तो वो इस बात को प्रकट करता है कि उनको ये पता है कि ये लोगों को जानकारी हो रही है, तो उसमें कमी हो, इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने काम करना। आपका गुरु मंत्र होगा कि इसको और हमारा मंत्र नहीं, वो भी अनुभवी है। एक एक लाइन का मंत्र दीजिए मायावती को, मुलायम सिंह को और सबसे शैतानी जो मैं कर रहा हूं राहुल गांधी को, कि भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जरूर इतना बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आर्थिक असंतुलन की स्थिति बहुत अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत है। इस संबंध में जरूर चाहूंगा कि आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी हैं मुख्यमंत्री और मायावती जी, एक बार सभी दल के लोगों के साथ बैठकर उसको कैसे आर्थिक दृष्टि से समुन्नत बनाया जाए, इस पर विचार करें तो ज्यादा अच्छा है। राहुल जी के बारे में इतना जरूर है कि इस समय चूंकि कांग्रेस को लगने लगा है कि कांग्रेस का स्थान अब क्रमशः खत्म होता जा रहा है, वो अस्तित्व के लिए सब लोग परेशान है। अब अस्तित्व के लिए परेशान है तो क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इसका आकलन जरूर करना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए। किस शब्द को बोलने के बाद उसका परिणाम क्या हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपनी बात कहें, प्रभावी तौर पर कहें, लेकिन जो चीज ठीक है उसको देखते हुए, और जो आलोचना करें ठीक करें। आलोचना करने की छूट देता हूं मैं, करना भी चाहिए, लेकिन हास्यास्पद स्थिति निर्माण करने वाली नहीं। और आप तो एक सफदरजंग के साथ वाले घर में रहते हैं, इंदिरा जी के साथ वाले घर में। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, आपकी बड़ी अच्छी सलाहें हैं, लेकिन लटेंस दिल्ली है, इसमें कोई किसी की सलाह नहीं मानता, खासकर की अच्छी सलाह तो कोई भी नहीं मानता है। धन्यवाद, आपका समय निकालेंगे।